वेलकम टू CMA पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म CRA 1 के बारे में। हम लोगों ने स्टडी नोट नंबर 2 में पढ़ा था कि हमें प्रॉपर मेंटेन करना होता है कॉस्ट रिकॉर्ड, और मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए हमें फॉर्म CRA 1 फाइल करना होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फॉर्म CRA 1 का फुल डिस्कशन इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मटीरियल कॉस्ट से। तो मटीरियल कॉस्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 6 है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हमारा मटेरियल कॉस्ट से ही सिमिलर है। तो अगर हम ये पढ़ते जाएंगे, मतलब मटेरियल कॉस्ट पढ़ेंगे, तो हमारा साथ साथ CAS भी कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे ही CRA 1 के जितने एलिमेंट्स हैं सब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेट करते हैं, तो हमारा इस चैप्टर के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्ट से। आप मटेरियल कॉस्ट के बगल में CAS 6 भी लिख सकते हो रिमाइंडर के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट सबसे फर्स्ट लिखा है पॉइंट ए, प्रॉपर रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन शोइंग सेपरेटली ऑल रिसीट एंड इश्यूज and balances both in quantity and cost of each item of raw material required for the production of goods, rendering or services under the reference। इसमें हम लोगों को बोला गया है कि हम लोगों को प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है। किस चीज़ का? इशू का, रिसीट का, क्वांटिटी का, कॉस्ट का, सारे रॉ मटेरियल का इंडिविजुअली हम लोगों को सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो हम लोगों ने इंटर में पढ़ा था कि स्टोर लेजर कार्ड बनाना, तो ये हमारा स्टोर लेजर कार्ड के बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है, स्टोर लेजर कार्ड हमें बनाना है जिसमें हमें इशू, रिसीट, बैलेंसेस सब दिखाना होता था। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा स्टोर लेजर कार्ड, आप बगल में लिख सकते हो स्टोर लेजर कार्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारा बी पॉइंट, उसमें लिखा है मटेरियल रिसीट शैल बी वैल्यूड एट परचेज प्राइस। तो मटेरियल रिसीट जो हम लोग वैल्यू करेंगे वो कौन से अमाउंट पे करेंगे, लाइक कौन से वैल्यू पे हम लोग लेंगे? परचेज प्राइस पे। ठीक है, इंक्लूडिंग ड्यूटी, टैक्सेस, तो जितना भी हमारा जो एक्सपेंसेस लगेगा एक्स्ट्रा, लाइक हम लोगों ने मटेरियल परचेज किया तो उस टाइम पे हमें परचेज प्राइस पे किया, साथ में हम लोगों ने टैक्सेस पे किया, ड्यूटी पे किया, फ्रेट पे किया, इंश्योरेंस पे किया, जो भी हम लोगों ने अदर एक्सपेंडिचर पे किया है वो हमारा मटेरियल कॉस्ट में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल सकते हैं लैंडेड कॉस्ट। लैंडेड कॉस्ट क्या होता है? लाइक फैक्ट्री से लेके आपके घर तक जो भी कॉस्ट लगा उसको लैंडेड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा फाइनेंस कॉस्ट। पॉइंट नंबर सी, फाइनेंस कॉस्ट इनकर्ड इन कनेक्शन विद द एक्वाइजिशन ऑफ मटेरियल शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें? शैल नॉट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनेंस कॉस्ट मतलब बोरोइंग कॉस्ट। हम लोगों ने जो मटेरियल खरीदने के लिए जो हमारा बोरोइंग कॉस्ट लगा था वो हमारा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट में हम लोगों को नहीं लेना है। उसके बाद है सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल और कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन क्या होता है? लाइक हम लोगों ने अपने फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल बनाया है वो हम लोगों ने दूसरे चीज़ की प्रोडक्शन में खुद ही काम में ले लिया। ठीक है, लाइक हम लोगों ने बनाया, खुद ही हम लोगों ने कंज्यूम कर लिया, तो वो हमारा हो जाता है कैप्टिव कंजम्पशन। तो उसके लिए लिखा है कि हमारा वो जो कैप्टिव कंजम्पशन वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे अपने रिकॉर्ड में। ठीक है, तो हम लोगों को उसका वैल्यूएशन कैसे करना है ये बताया गया कि हम लोगों को उसका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जो सम आएगा जो उस पर्टिकुलर आइटम में लगा है उसका वो सम करके हम लोगों को वो मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड करना है। ठीक है, फिर हमारा स्पेयर्स विच आर स्पेसिफिक टू एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट शैल नॉट टेकन टू इन्वेंट्री। ठीक है, जो हमारा स्पेयर्स लगा किसी भी स्पेसिफिक इक्विपमेंट में, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो क्या वो इन्वेंट्री का कॉस्ट बनेगा? नहीं, तो वो इन्वेंट्री का कॉस्ट नहीं बनेगा, लेकिन क्या करेंगे? उसको कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, किसके साथ कैपिटलाइज करेंगे? जो हमारा इक्विपमेंट था उसके कॉस्ट के साथ हम लोग उसको कैपिटलाइज करेंगे। यहाँ तो बात हो रहा था स्पेयर्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा स्पेसिफिक किसी इक्विपमेंट के साथ है। फिर यहाँ पे बात हो रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेयर्स। ठीक है, कैपिटल स्पेयर्स क्या होता है? लाइक अगर हम लोगों ने उस आइटम पे अगर उतना खर्चा नहीं किया तो हमें उसके वजह से मतलब हैवी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हमारे ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेयर्स जो हमारा आएगा वो हम लोग क्या करेंगे? उसको हम लोग अमोर्टाइज करेंगे। किसके साथ करेंगे? जो हमारा इक्विपमेंट, लाइक जो हमारा इक्विपमेंट का जितना साल है, यूजफुल ईयर्स, उसके साथ ही मतलब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको अमोर्टाइज करेंगे, स्पेयर्स का एक्सपेंस को भी। ठीक है, तो क्या हो गया? ये भी हमारा मटेरियल कॉस्ट में नहीं आएगा, लेकिन क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे और सेकेंड वाला को अमोर्टाइज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर एफ,
लिखा है नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल। नॉर्मल लॉस को हमारा क्या ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे लिखा है नॉर्मल लॉस के लिए हमें विल बी एडजस्टेड टू बैलेंस यूनिट। ठीक है, तो हमारा जैसे अगर हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट मंगाया था लेकिन उसमें से कुछ पार्ट क्या हो गया, वो लॉस हो गया हमारा, लाइक ख़राब हो गया या कुछ भी, तो क्या होगा, वो लॉस का जो हमारा अमाउंट आएगा ना वो हम रिमेनिंग जो हमारे यूनिट बचा उसके साथ एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर जी, लिखा है लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज और इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन या फिर किसी तरह का लॉस, तो ये क्या नॉर्मल, ये भी नॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, तो इसका भी सेम एडजस्टमेंट होगा नॉर्मल लॉस की तरह। फिर हमारा पॉइंट नंबर जी, सॉरी जी तो हम लोगों ने पढ़ लिया। एच, द फॉरेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ इम्पोर्टेड मटीरियल कॉस्ट शैल बी कन्वर्टेड एट द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब जब हम लोग कोई फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे होते हैं तो क्या होता है, लाइक हम लोगों ने जब अपने गुड्स को भेजा, ठीक है, तो उस डेट में प्राइस कुछ अलग होगा, जब उन्होंने रिसीव किया तब उसमें अलग होगा, जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम पे अलग था। तो हम लोगों को कौन सा रेट हम लोगों को लेना है वो इसमें बताया गया है इस पॉइंट में। तो इसमें बोला है कि हम लोगों को जिस दिन हम लोगों का ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, मतलब इनवॉइस रेट, ठीक है, इनवॉइस डेट जो हमारा है वो हम लोग लेंगे रेट ऑफ, मतलब उसी का रेट हम लोग लेने वाले हैं। ठीक है, फॉरेक्स का उसी दिन का रेट हम लोग लेंगे मटेरियल कॉस्ट में। आगे हमारा एनी डेमरेज और डिटेंशन चार्जेस और पेनल्टी लेविड बाय ट्रांसपोर्ट, तो हमारा कोई भी अगर डेमरेज, डिटेंशन या फिर मतलब किसी पेनल्टी का चार्ज लगा तो क्या वो हमारा मटेरियल का कॉस्ट बनेगा? नहीं, तो वो हम लोग मटेरियल कॉस्ट में नहीं लेंगे। ठीक है, मटेरियल का कॉस्ट में नहीं लेंगे। फिर हमारा सब्सिडी ग्रांट, तो जो हमें सब्सिडी ग्रांट ये सब मिलेगा वो क्या मटेरियल कॉस्ट में होगा, लेकिन मटेरियल कॉस्ट में हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो हमारा मटेरियल कॉस्ट था, ठीक है, लाइक सपोज हमारा जो मटेरियल ए है उस पर हम लोगों को गवर्नमेंट का ग्रांट मिला, लाइक हमारा 10 लाख का था तो उस पर गवर्नमेंट का कोई ग्रांट था तो उसमें हम लोगों को सब्सिडी मिल गया। ठीक है, ग्रांट मतलब जो भी, तो उसमें क्या हुआ, तो हम लोग 10 लाख का वो क्या हो गया, 5 लाख रुपये हो गया। तो जो हमारा 10 लाख का था, 5 लाख रुपये हमारा ग्रांट मिला हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख माइनस 5 लाख, तो मतलब जो हमारा मटेरियल का कॉस्ट आएगा वो हमारा 5 लाख ही हम लोग लिखने वाले हैं। रिकॉर्ड कितना से करेंगे, 5 लाख से करेंगे, 10 लाख से नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सब्सिडी मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, मटीरियल कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट जे। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट एच, सॉरी जे के बाद के सॉरी, सो के है हमारा, इशू शैल बी वैल्यूड यूजिंग अप्रोप्रिएट अजम्पशन ऑन कॉस्ट फ्लो। लाइक जैसे हम लोग इस साल जो मेथड यूज़ कर रहे हैं किसी भी लाइक इन्वेंट्री को वैल्यूएशन के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं फीफो मेथड। ठीक है, और हम लोगों नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने मेथड को चेंज कर दिया, लीफो मेथड कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों को लग रहा है कि नहीं, हम लोग अगर ये मेथड यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसमें बोला गया है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे हम लोगों को करना है, लेकिन अगर हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग मेथड चेंज कर देंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, राइट। अगर ज़्यादा बेनिफिशियल है तो हम क्या करेंगे, मेथड को ऑब्वियसली चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हमें डिस्क्लोजर देना है और हमें मतलब अच्छे से डिस्क्लोजर देना है उसका कि अगर हम लोग को चेंज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, दैट इज़ वाई हम लोग चेंज किए हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा वेयर मटीरियल आर अकाउंटेड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के लिए बारे में बताया गया है, द प्राइस वेरिएंस रिलेटेड टू द मटीरियल शैल बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ मटीरियल कॉस्ट। जो हमारा प्राइस वेरिएंस होगा मटीरियल का वो हम मटीरियल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एम। उसके बाद है एनी एबनॉर्मल कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। कोई भी अगर एबनॉर्मल कॉस्ट हो रहा है तो वो हम मटेरियल कॉस्ट में नहीं ले सकते, है ना। लाइक हमारा किसी तरह का कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर मटेरियल कॉस्ट में उसको इंक्लूड कर लेंगे तो हमारा कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम उसको तो नहीं ले सकते कस्टमर से। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, लाइक हमारे फैक्ट्री में चोरी हो गया था तो हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं मटेरियल कॉस्ट में, तो आप लोगों को भी बेयर करना पड़ेगा। कस्टमर को तो हम ये नहीं कह सकते, अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे तो कस्टमर दूसरी जगह चले जाएंगे, राइट। तो क्या होगा, ये हम लोग एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड किया जाएगा। उसके बाद क्या है, एन नंबर, एन है यहाँ पे, वेर एवर मटीरियल कॉस्ट इंक्लूडेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन शैल बी गवर्न्ड बाय पैरा 9। तो यहाँ पे पैरा 9 के बारे में बताया गया, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पॉइंट ओ,
ओ में हमें जो हम लोगों ने पॉइंट डी में डिस्कस किया था सेम चीज़ बताया गया है इसमें भी, कि क्या बोला है कि सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड और जो हम लोगों ने कैप्टिव कंजम्पशन के बारे में पढ़ा था सेम पॉइंट है ये, तो इसको छोड़ते हैं। फिर है पॉइंट पी में दिया है द मटीरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्क्रैप और डिफेक्टिव विच आर रिजेक्ट शैल बी इंक्लूडेड इन द मटीरियल कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। जो हम लोगों ने गुड मैन्युफैक्चर किया उसमें से कुछ क्या हुआ, गुड्स को डिफेक्टिव था या फिर रिजेक्ट कर दिया गया, तो वो हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल स्क्रैप और डिफेक्टिव नॉट एक्सीडिंग द नॉर्मल शैल बी एडजस्टेड इन द मटेरियल कॉस्ट, राइट। लाइक जैसे हम लोगों ने 10 लाख रुपए का जो हम लोगों ने गुड्स बनाया था उसमें से अगर 9 लाख ही अगर हम लोग का डिफॉल्ट मतलब फॉल्टेड गुड्स हो गया, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम उसको सबको इंक्लूड कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लाइक हमेशा कम होना चाहिए तभी हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है मटेरियल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्क्रैप ऑफ डिफेक्टिव शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट। एबनॉर्मल जो लॉस होगा, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ के आया ना कि एबनॉर्मल होगा तो उसको हम लोग नहीं करेंगे, तो वही चीज़ दिया है कि एबनॉर्मल को हम लोगों को मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। फिर हमारा मटेरियल कॉस्ट शैल बी डायरेक्टली ट्रेस्ड। जो मटेरियल कॉस्ट हम लोग डायरेक्टली ट्रेस कर पा रहे हैं कि कौन से कॉस्ट ऑब्जेक्ट में वो जाएगा, तो वो क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली उसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ उसको एडजस्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद हमारा पॉइंट आर लिखा है वेयर द मटेरियल कॉस्ट आर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल। जो मटेरियल कॉस्ट हमारा डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, लाइक कौन से ऑब्जेक्ट के साथ उसको जाना चाहिए हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, कौन सा कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ वो जाएगा हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे उसको अपोर्शन करेंगे। लाइक जो भी बेसिस हमारा दिया होगा, हम लोगों ने ABC चैप्टर पढ़ा है एक, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसमें हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि ठीक है कि हम लोगों को कोई कॉस्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको कैसे हम लोग उसको अपोर्शन करेंगे, तो वो चीज़ इसमें बताया गया है। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर एस, राइट। हाँ, तो वेयर द मटेरियल इज प्रोसेस्ड और पार्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अ थर्ड पार्टी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय द बायर, द प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर चार्जेस पेएबल टू द थर्ड पार्टी शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। हम लोगों को यहाँ बोला गया है वेयर अ मटेरियल इज प्रोसेस्ड, जब एक मटेरियल को हम लोग प्रोसेस करते हैं और मैन्युफैक्चर के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, कोई थर्ड पार्टी को उसको मतलब स्पेसिफिकेशन दे देते हैं कि हम लोगों को आप ये ऐसा ऐसा प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए, आप हमें बना के दो, किसी थर्ड पार्टी से कहते हैं। ठीक है, तो वो उस टाइम पे क्या होगा, लाइक हम कोई मतलब एक फिनिश गुड्स बना रहे हैं, ठीक है, उसके लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए वो हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, लाइक किसी भी रीज़न से हम लोग नहीं बना रहे, तो वो हम किसी थर्ड पार्टी को हायर किए कि आप हमें ये प्रोडक्ट बना के दो, वो बना के देगा हमें, तो वो हमारा मटेरियल कॉस्ट होगा, राइट। लाइक फिनिश गुड्स, हम फिनिश गुड का प्रोडक्ट अगर प्राइस निकालेंगे, वैल्यूएशन अगर फिनिश गुड्स का करेंगे तो हम क्या करेंगे, तो उसमें इंक्लूड करेंगे ना, तो इसीलिए वो मटेरियल कॉस्ट बनेगा हमारा, है ना। उसके बाद है वेर पॉइंट नंबर टी, ठीक है, यहाँ पे लिखा है वेर एवर पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और एक्टिविटी सब कॉन्ट्रैक्टेड। जब हम लोगों ने किसी मतलब किसी प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सब कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर, वही सब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया कि हम लोग नहीं बना रहे, किसी और थर्ड पार्टी को दे रहे, तो सब कॉन्ट्रैक्ट जो चार्जेस आएगा रिलेटेड टू द मटेरियल शैल बी ट्रीटेड एज डायरेक्ट एक्सपेंस। उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और या फिर क्या करेंगे, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करेंगे या तो डायरेक्टली हम लोग उसको असाइन कर देंगे कॉस्ट ऑब्जेक्ट के साथ, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का है या फिर किसी पर्टिकुलर लाइक प्रोजेक्ट के लिए वो बन रहा है, तो वो मतलब उसी कॉस्ट ऑब्जेक्ट में उसको अपोर्शन कर देंगे। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर यू, इसमें लिखा था कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल शैल बी असाइंड टू द वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द सूटेबल बेसिस सच एज एक्चुअल यूसेज और टेक्निकल नॉर्म्स और सिमिलर आइडेंटिफाइबल मेजर। तो जो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा उसे भी हमें असाइन करना है, अपोर्शन करेंगे किसके बेसिस पे, उसका मतलब टेक्निकल नॉर्म्स और फिर सिमिलर आइडेंटिफाइबल मेजर, ठीक है, जो भी हमारा उसका बेसिस रहेगा उस पर हम लोग अपोर्शन कर देंगे इनडायरेक्ट मटेरियल को। ठीक है, हमारा जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी है और इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, सिर्फ डायरेक्ट नहीं है, दोनों है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। उसके बाद है पॉइंट नंबर वी, उसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ मटेरियल लाइक कैटलिस्ट, डाइस, टूल्स
moles जो भी है patterns etc which are relatable to the production over a period of time shall be amortized over the production units benefited by such cost. क्या करेंगे ये सब चीज़ का हम लोग इसका अपोर्शन करेंगे, ठीक है, सॉरी अमोर्टाइज करेंगे उसको, ठीक है, मतलब उसका यूजफुल लाइफ तक। उसके बाद है द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल विद द लाइफ एक्सीडिंग 1 year शैल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द मटेरियल। 1 साल से ज़्यादा जिसका लाइफ रहेगा उसको क्या करेंगे, शैल बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट, वो कॉस्ट में इंक्लूड होगा ओवर द यूजफुल लाइफ, जब तक उसका यूजफुल लाइफ है तब तक के लिए। तो ये था हमारा मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट हमारा पूरा हुआ। उसके बाद हम देखेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन, क्या करेंगे, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, किसका, इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है, और किसके बेसिस पे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट सेंटर वाइज, ठीक है, कॉस्ट सेंटर वाइज और डिपार्टमेंट वाइज हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे अगर हम लोग कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट वाइज अगर नहीं कर पाए, लिखा ना वेयर द एम्प्लॉयज वर्क इन सच अ मैनर दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई देम विथ एनी स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर एंड सर्विस सेंटर और डिपार्टमेंट, द एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी अपोर्शन। क्या करेंगे उस टाइम पे जब हम लोग कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट वाइज अगर हम लोग अपोर्शन नहीं कर पा रहे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अपोर्शन करेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है शैल बी अपोर्शन टू द कॉस्ट सेंटर और सर्विस सेंटर और डिपार्टमेंट और इक्विटेबल और रीजनेबल बेसिस। क्या करेंगे, इक्विटेबल और रीजनेबल बेसिस पे हम लोग उसको अपोर्शन करेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंटली। फिर लिखा है हमारा पॉइंट नंबर बी में कि एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी असर्टेन टेकिंग इन टू अकाउंट द ग्रॉस पे, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे निकलेगा, यहाँ पे बताया गया कि ग्रॉस पे जो दिया रहेगा वो इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस पेएबल अलॉन्ग विद द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर ऑल द बेनिफिट, ठीक है, कैश में हो या काइंड में। फिर लिखा है बोनस, तो क्या होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ग्रॉस पे, अलाउंसेस, ठीक है, फिर बोनस, फिर रेम्यूनरेशन पेएबल, ठीक है। उसके बाद है अंडर द रेफरेंस विद द होल पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन, ये तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद है सेपरेशन कॉस्ट। सेपरेशन कॉस्ट क्या होता है, सेपरेशन कॉस्ट होता है, सेपरेशन कॉस्ट मतलब जब जो एम्प्लॉय है वो रिटायर करने वाला है, ठीक है, तो जब रिटायर करता है उस टाइम भी जो हम लोग उसको कॉस्ट देते हैं तो वो भी हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिटायरमेंट, रिटेंचमेंट और टर्मिनेशन जो भी कॉस्ट है वो हमारा आएगा इसी में, ठीक है। अमोर्टाइज हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग को जो अमाउंट देना होता है सेपरेशन के टाइम पे जो कंपनी अमाउंट देती है वो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है, तो उसको कंपनी को क्या करना होता है, हर साल उसको अमोर्टाइज करके चलना होता है, ठीक है, कि इतना कॉस्ट अगर हम करेंगे तो फाइनली मतलब जब एम्प्लॉय जब रिटायर होगा तो उस टाइम हम लोगों को देने में लाइक बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगेगा, तो उसके लिए क्या एक मतलब सपोज कि रिजर्व बना के चलते हैं पहले से, ठीक है। उसके बाद हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट शैल नॉट इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट, ठीक है, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट हम लोगों को नहीं लेना है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इज असर्टेन। आइडल टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, आइडल टाइम के बारे में बताया गया कि आइडल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय द आवरली रेट एप्लीकेबल टू द आइडल एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय का जो आइडल आवर्स रहेगा उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आवरली रेट से, ठीक है। उसके बाद है वेयर द एम्प्लॉय कॉस्ट इज अकाउंटेड एट अ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े थे, उसमें लिखा है वेरिएंस इज ड्यू टू द नॉर्मल रीजन रिलेटेड टू द एम्प्लॉय कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। तो इसमें भी वही चीज़ बताया गया कि वेरिएंस जो आएगा, वेरिएंस कॉस्ट जो रहेगा, ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट में उसको इंक्लूड करेंगे। वेरिएंसेस ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन शैल नॉट बी ट्रीटेड, शैल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट। तो ये हम लोगों ने देख चुका है पहले। उसके बाद लिखा एनी सब्सिडी ग्रांट, ये सब भी हम लोग पढ़े हैं कि अगर सब्सिडी रहेगा जो भी रहेगा तो उसको क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे एम्प्लॉय कॉस्ट। फिर लिखा एबनॉर्मल कॉस्ट, तो एबनॉर्मल कॉस्ट क्या करेंगे, शैल नॉट फॉर्म पार्ट, यहाँ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, शैल नॉट फॉर्म पार्ट। फिर पेनल्टी के बारे में क्या लिखा है, पेनल्टी वगैरह शैल नॉट फॉर्म पार्ट, इसके लिए भी सेम है। फिर लिखा है कॉस्ट ऑफ फ्री हाउसिंग वगैरह, जो हम लोगों ने देखा था कि क्या क्या एम्प्लॉय कॉस्ट में फॉर्म मतलब क्या क्या आएगा, तो हमारा कैश में था, काइंड में था, तो ये काइंड में आ जाता है, हाउसिंग फ्री, कन्वेंस वगैरह, ये सब भी हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट में आता है। फिर है हमारा एनी रिकवरी फ्रॉम एम्प्लॉय टुवर्ड्स एनी बेनिफिट प्रोवाइडेड मेनली हाउसिंग शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द, क्या करेंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे किस चीज़ को, रिकवरी। अगर जैसे हम लोगों ने एम्प्लॉय को कुछ प्रोवाइड किया था तो क्या किया, उससे फिर हम लोगों को रिकवरी हो गया, तो वो जो हमारा आएगा वो हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट से रिड्यूस कर देंगे। फिर लिखा है एनी चेंज इन द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो भी अगर कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल में चेंजेस आएगा तो हमें उसका डिस्क्लोजर देना है। उसके बाद लिखा है वेयर द एम्प्लॉयर
where the employee services are traceable, जहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय सर्विस हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि इस चीज़ में एम्प्लॉय कॉस्ट लगा था क्या चीज़ का, तो वो हम लोग क्या करेंगे उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट में हो जाएगा। उसके बाद है मतलब उसी में कॉस्ट ऑब्जेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वेयर द जहाँ पे ट्रेसेबल नहीं है, ठीक है, सेपरेट कॉस्ट, तो वहाँ पे क्या करेंगे अपोर्शन करेंगे, ठीक है, अपोर्शन करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है वेयर द कॉस्ट आर नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल, इसी के बारे में पढ़ रहे थे कि जहाँ पे रहेगा उसको अपोर्शन करेंगे। नॉट ट्रेसेबल द असाइन टू द सुटेबल बेसिस लाइक एस्टिमेट्स एंड टाइम बेसिस, ठीक है। तो उसका बेसिस क्या रहेगा, टाइम बेसिस और टाइम स्टडी, राइट। जैसे एम्प्लॉय जो वर्क करेगा वो कितना टाइम तक वर्क किया, उसका तो बेसिस यही होगा ना। उसके बाद है हमारा द अमोर्टाइज सेपरेशन कॉस्ट रिलेटेड टू द वॉलंटरी रिटायरमेंट, रिटेंचमेंट एंड टर्मिनेशन रिलेटेड टू द पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जो भी रहेगा वो where the employee costs are not where the employee costs are not directly ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ये पढ़ रहे थे ना, सॉरी। लिखा है द अमोर्टाइज्ड सेपरेशन कॉस्ट, जो हम लोग अमोर्टाइज सेपरेशन कॉस्ट है हम लोग जो पहले से करके रखे हैं, रिलेटेड टू द वॉलंटरी वगैरह जो है अदर रिलेटेड मैटर शैल बी ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो जो हमारा जो हम करके रखे हैं ना, लाइक सेपरेशन कॉस्ट को हम जो अमोर्टाइज करके रखे वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगा, ठीक है, वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगा, उसको ट्रीट करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट में, ठीक है। एंड अपोर्शन इन अ मैनर प्रोवाइडेड अनअमोर्टाइज्ड, और जो अनअमोर्टाइज्ड हो सकता है उसमें से कुछ अमाउंट क्या रह गया अनअमोर्टाइज्ड रह गया, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे रिलेटेड टू द डिसकंटिन्यू ऑपरेशन शैल बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉय कॉस्ट, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज, ठीक है। तो उसको हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट में ट्रीट नहीं करेंगे। वो इनडायरेक्ट कॉस्ट लाइक जो हम अमोर्टाइज कर रहे थे वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन एम्प्लॉय कॉस्ट तो है, लाइक एम्प्लॉय कॉस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों आ रहे हैं मटेरियल की तरह ही, ठीक है। तो इसमें क्या जो हमारा सेपरेशन कॉस्ट है वो एम्प्लॉय कॉस्ट है, लेकिन जो हमारा अमोर्टाइज नहीं हो पाया, ठीक है, जो अमोर्टाइज नहीं हुआ वो हमारा आएगा एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये सब जो हमारा लगता है वो क्या होगा ओवरहेड की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट शैल बी ट्रीटेड एज ओवरहेड, ये हमारा इसमें नहीं आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा। फिर ओवर टाइम प्रीमियम जो भी हम लोग देते हैं लाइक कंपनी में जो दिया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो किसमें करना है वो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंट ऑन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग सच। लिखा है कि अगर जैसे ओवर टाइम अगर किसी पर्टिकुलर क्लाइंट ने हमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिया, उस क्लाइंट के वजह से अगर ओवर टाइम करवाया जा रहा है तो वो हमें वहाँ पे एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट हमारा क्लियर है, वो ट्रेसेबल है, तो वो ट्रेसेबल है तो वहीं पे डायरेक्टली डाल देंगे। और अगर हम लोगों को नहीं, अगर हम ट्रेस नहीं कर पा रहे तो क्या करेंगे उसका अपोर्शनमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आइडल टाइम कॉस्ट शैल बी असाइंड डायरेक्टली टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट और ट्रीटेड एज ओवरहेड डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस कॉजिंग सच आइडल टाइम, मतलब किस वजह से आइडल टाइम हुआ था वो देखेंगे, ठीक है। आइडल कॉस्ट शैल बी असाइंड डायरेक्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो जो आइडल टाइम आया था वो डायरेक्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट में ही जाएगा, और जो नहीं जा पाएगा वो हम लोग उसका अपोर्शनमेंट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू, बाय बाय।